नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको बताया है, ऑलरेडी हमने काफ़ी सेंसर्स के ऊपर डिस्कस कर लिया है। आज हम आपको ज़ीरो स्पीड स्विच के बारे में बताएंगे। ज़ीरो स्पीड स्विच क्या होता है और कहाँ यूज़ होता है, और जो इसका कंट्रोल होता है उसमें कैसे पैरामीटराइजेशन किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जीरो स्पीड स्विच सबसे पहले हम बात करेंगे जीरो स्पीड स्विच होता क्या है। जीरो स्पीड स्विच, जैसे कि आपको इसके जो टाइटल है उसी से पता लग रहा है, जीरो स्पीड। दैट मीन्स कोई भी मेरा इक्विपमेंट जब जीरो स्पीड में आ जाएगा, मतलब उसका स्पीड जीरो हो जाएगा, जब उसका मूवमेंट जीरो हो जाएगा, तब मेरा जो ये सेंसर है ये एक्टिवेट होएगा। ठीक है, समझ गए ना। जैसे कि कोई मेरा मोटर है या मेरा कोई कन्वेयर बेल्ट है, वो कन्वेयर बेल्ट मेरा अभी मूवमेंट में है, कन्वेयर बेल्ट मेरा चल रहा है। जैसे ही वो बंद हुआ, वो बंद किसी भी रीजन से हो सकता है कि मेरा बेल्ट कट गया हो बीच में से, या पुली टूट गई हो। अगर ऐसा कुछ रहता है तो उस केस में मेरा क्या करेगा, जो ये सेंसर है, जैसे ही बेल्ट की स्पीड जीरो हुई तो ये सेंसर मेरा आपको आउटपुट दे देगा और डीसीएस को बता देगा कि आपका बेल्ट रुक गया है या इक्विपमेंट रुक गया है। दैट मीन्स आपका इक्विपमेंट का स्पीड जीरो हो गया है। अब मैंने आपको बताया था, अगर स्विच है तो दैट मीन्स ये डिजिटल आउटपुट देगा, या तो 1 देगा या 0 देगा। 1 और 0 की डेफिनेशन क्या है, जो अपना कंट्रोल वोल्टेज है वो अगर आउटपुट में निकाल रहा है तो 1 हो गया, और अगर कंट्रोल आउटपुट नहीं निकाल रहा है, 0 वोल्टेज निकाल रहा है तो वो 0 हो गया। अगर मेरा कंट्रोल आउटपुट 110 वोल्ट है तो आउटपुट नहीं है 110 वोल्ट निकालेगा, और अगर 220 वोल्ट एसी है तो 220 निकालेगा। ठीक है, तो जैसे कि अगर अपन बात करें कि अपने पास जो ये आज सेंसर है, ये है P&F का ZSS कंट्रोलर है। ये है अपना इसका टाइप जो है, देखिए P&F का KFU8DW1.D। ठीक है दोस्तों, तो इसमें अपन आपको बताएंगे आज कि इसके पैरामीटराइजेशन कैसे किया जाता है। एप्लीकेशन अगर जीरो स्पीड स्विच की है तो मैंने आपको बता दी है कि जब भी कोई इक्विपमेंट मेरा जीरो स्पीड में जाता है तो ये मेरा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, इसका यूज बेसिकली कहाँ किया जाता है, जैसे कि मेरे कन्वेयर बेल्ट है ना, कन्वेयर बेल्ट अगर मेरी बीच में से कट गई है, ठीक है, कन्वेयर बेल्ट बीच में से कट गई है, तो अब मेरा मोटर तो घूमता रहेगा पर मेरा बेल्ट बंद हो गया। वो किसी कन्वेयर बेल्ट कटने से बंद हुआ हो, या कन्वेयर बेल्ट मोटर घूम रही है पर वो ओवरलोड से मेरा बेल्ट घूम ही नहीं रहा हो, तो उस केस में क्या है कि अपन जीरो स्पीड स्विच का यूज करते हैं। दैट मीन्स कि आपका मोटर तो घूम रहा है पर आपका कन्वेयर एक्चुअल में बंद है। ठीक है, या तो बीच में से कट गया है या आपका ओवरलोड की वजह से घूम नहीं पा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए इन सेंसर्स का यूज किया जाता है। अब जैसे अगर इसके पैरामीटराइजेशन की बात करेंगे अपन, तो पहले कनेक्शन का बारे में देखते हैं। इसमें दिया हुआ है जो इसका टर्मिनल रहता है 10, 11, 12। ठीक है, ये तो आउटपुट टर्मिनल हो गया। पहले पावर सप्लाई की बात करते हैं। पावर सप्लाई इसमें दिया हुआ है 17, 18 और 16, 17, 18। ठीक है, अगर मेरे पास इनपुट सप्लाई 115 वोल्ट तक है, या 115 वोल्ट मिनिमम है, ठीक है, तो उसके लिए मैं 17 और 18 का यूज करूंगा। और अगर मेरे पास जो सप्लाई वोल्टेज है वो 230 है तो मैं 16 और 18 का टर्मिनल का यूज करूंगा। ठीक है, अब जो इसका आउटपुट रिले आउटपुट रहेगा, दैट मीन्स जब मेरा कंट्रोलर एक्टिवेट होएगा तो उस केस में मेरा जो आउटपुट रहेगा वो यहाँ पर दिया हुआ है। 12 पे मेरा कॉमन है, 11 पे NC है और 10 पे NO है। दैट मीन्स 12 पे आपको कंट्रोल सप्लाई देनी है, और अगर आपका जीरो स्पीड स्विच एक्टिवेट नहीं है, उसमें अगर आपको एक्टिवेट नहीं है, उसमें अगर आपको आउटपुट चाहिए तो आप 11 पे NC पे लगाइए, और जब आपको लगे कि मेरा जीरो स्विच एक्टिवेट होए तब मेरे को आउटपुट चाहिए तो आप उसको 12 पे लगाइए, जो आपका रिटर्न टर्मिनल है। ठीक है, और ये मेरे पास में इनपुट जो है, इनपुट के लिए इसमें हम प्रॉक्सिमिटीज का यूज करते हैं। प्रॉक्सिमिटीज ऑलरेडी मैंने आपको हमारे प्रीवियस वीडियोस में बताया है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा प्रॉक्सिमिटीज कैसे काम करती है। तो जो भी अपने पास प्रॉक्सिमिटी है, चाहे वो AC है, चाहे DC है, चाहे NPN है, चाहे PNP है, तो सब कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया हुआ है, या इन टर्मिनल पे दिया हुआ है कि आपको आपकी कौन सी टाइप की प्रॉक्सी है। आप उस टाइप की प्रॉक्सी को आप इन टर्मिनल्स पे लगाइए तो आपका ये कंट्रोल काम करना स्टार्ट करेगा। अभी जैसे मेरे पास में ये PNP प्रॉक्सिमिटी है, तो PNP प्रॉक्सिमिटी मेरे को इसमें 3 वायर DC PNP प्रॉक्सिमिटी है। तो यहाँ पे दिखाया गया है PNP 3 वायर DC, यहाँ पे 7, 15 और 14 पे 13 और 14 आपस में लूप है। तो वैसे ही अपने किया है। ये देखिए, ये जो इसका, एक मिनट, ये देखिए जो इसका ये 7 नंबर टर्मिनल है,
इस पे मैंने मेरे प्रॉक्सिमिटी का पॉजिटिव लगाया है और ये 2 वायर आ रहे हैं प्रॉक्सिमिटी से निकल के, ब्लैक एंड ब्लू। ब्लू को मैंने नेगेटिव सप्लाई दी है और जो मेरा रिटर्न है ब्लैक है उसको मैंने 15 पे लगाया हुआ है ना। ये देखिए जैसे इसमें दिखाया गया था वैसा ही मैंने सेम इसको जोड़ा है। ये देखिए 7 नंबर पे आपको सेंसर को सप्लाई देना है, 13 नंबर पे नेगेटिव देना है, 13 और 14 आपस में लूप है, यहाँ पे दिखाया गया है 13-14 आपस में लूप है, और 15 नंबर पे रिटर्न आना है। तो 15 नंबर पे मैंने इसको प्रॉक्सिमिटी का रिटर्न दिया है। ठीक है, अब होता क्या है बेसिकली कि जैसे ही कोई जैसे कि सपोज करिए कोई मेरा रोटेटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है, ये प्रॉक्सिमिटी मैंने एक पर्टिकुलर स्टैंड पे खड़ा कर दिया है, यहाँ पर उसको माउंट कर दिया है। अब जब भी कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट है दैट मीन्स कि इसके सामने क्या है कि एक टारगेट रहता है यूं, ठीक है। वो अगर कोई रोटेटिंग इक्विपमेंट है तो वो टारगेट हटता है फिर वापस आता है, हटता है फिर वापस आता है, ऐसे, ठीक है। ये जैसे फिर हट गया फिर आया, फिर हट गया फिर आया, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि जब भी टारगेट मेरे इस प्रॉक्सिमिटी के सामने आएगा तो मेरा प्रॉक्सिमिटी एक्टिवेट हो जाती है, ठीक है। और जब जैसे ही वो टारगेट दूर जाता है या वापस बैक आता है तो वो प्रॉक्सिमिटी मेरी वापस 0 हो जाती है। दैट मीन्स प्रॉक्सिमिटी को क्या पता लग रहा है कि टारगेट मेरे सामने आ रहा जा रहा है। दैट मीन्स क्या हुआ कि मेरी अगर बेल्ट कन्वेयर की बात करूं तो मेरी पुली घूम रही है, ठीक है। अब पुली घूम रही है तो इससे अपन को क्या संदेश मिलता है कि मेरी बेल्ट चल रही है, ठीक है। अब मान लीजिए वो टारगेट घूमना बंद हो गया। अब वो घूमना कब बंद होएगा? जब मेरी बेल्ट नहीं चलेगी, या तो बेल्ट बीच में से कट जाएगी या फिर मेरा हो सकता है कि बेल्ट ओवरलोड पे वहीं जाम हो जाएगी। अब क्या होता है बेल्ट में कि जो अपन जेडएसएस रहता है बेसिकली अपन टेल एंड पे लगाते हैं, क्योंकि हेड एंड पे अपनी मोटर रहती है, मोटर से विपरीत एंड पे अपन इसको लगाते हैं, क्योंकि मोटर वाले एंड पे लगा देंगे तो मोटर के साथ तो पुली घूमेगी ऑलरेडी। अब मोटर घूम रही है तो पुली घूम रही है तो फिर मेरी प्रॉक्सिमिटी क्या है ऑलरेडी सेंस करती रहेगी, तो मेरे को पता नहीं पड़ेगा ना कि मेरा बेल्ट एक्चुअल में चल रहा है या बंद है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, जो मोटर ड्राइव एंड रहता है उसके जो टेल एंड रहता है बेल्ट का, वहां पर अपन इसको लगाते हैं। जिससे क्या होगा, अगर मान लीजिए मेरे मोटर का जो आगे का सपोज करिए गियर बॉक्स टूट गया है या फिर उसकी पुली टूट गई है, उसकी शाफ्ट टूट गई है, तो उस केस में क्या होगा, मोटर तो चलती रहेगी पर मेरा बेल्ट कन्वेयर बंद हो जाएगा, है ना। तो अपन को डीसीएस से पता नहीं पड़ेगा क्योंकि मोटर तो डीसीएस पे चलती हुई दिखाई देगी, पर बेल्ट एक्चुअल में चल रही नहीं चल रही उसका पता हमको इससे लगेगा, क्योंकि मोटर चलेगी तो बेल्ट चलेगी और बेल्ट से चला हुआ हमारा जो इसके साथ में टारगेट अपन ने लगा हुआ था वो घूमेगा, ठीक है। अब जैसे जैसे टारगेट घूमेगा तो हमेशा प्रॉक्सिमिटी को उसके सामने एक इंडिकेशन मिलता रहेगा, पल्स मिलती रहेगी कि हाँ बेल्ट कन्वेयर में नहीं रनिंग है। अब जैसे इसको पल्स मिलती है ना तो इस कंट्रोलर में अपन मिनिमम और मैक्सिमम आउटपुट पल्स का सेटिंग करते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका मिनिमम एक्टिवेटिंग पल्स कितना कहाँ डालते हैं, कैसे डालते हैं, और मतलब किस पल्स पे ये किस आरपीएम पे ये कंट्रोलर जो है वो मेरा आउटपुट निकालेगा और किस आरपीएम पे वो आउटपुट निकालना बंद कर देगा। वो सब इस कंट्रोलर में सेटिंग होती है, वो सब मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ कि जब भी प्रॉक्सिमिटी के सामने कोई टारगेट कोई पल्स मिलती रहेगी इसको, और जो अपन ने इसमें स्पीड सेट करी है उस स्पीड से ज्यादा इसको पल्स मिलनी चाहिए। जैसे ही वो इस स्पीड से कम पल्स मिलना स्टार्ट हुई तो मेरा कंट्रोलर आउटपुट निकालना बंद कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह से अपन साइट पे पता करते हैं कि मेरा इक्विपमेंट रनिंग कंडीशन में है या नहीं है, क्योंकि मोटर तो चल रही है वो, और मोटर रनिंग का कंडीशन सीसीआर में आता है, पर एक्चुअल में मोटर के साथ जो लगा हुआ इक्विपमेंट है वो भी घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, उसके लिए अपन 0 स्पीड स्विच का उपयोग करते हैं। अब जरूर नहीं कि बेल्ट में ही हो, या आप जो प्लांट होता है उसमें जो रोटरी अनलॉक सिस्टम है उसमें भी अपन 0 स्पीड स्विच का यूज कर सकते हैं, ठीक है। फैन होता है अपना, कोई फैन है, ब्लोवर है, उनमें भी हम इसका यूज कर सकते हैं कि मेरा फैन एक्चुअल में घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, क्योंकि मोटर तो घूम रही है पर जो फैन है उसका वो फैन घूम रहा है कि नहीं घूम रहा, उसका शाफ्ट तो नहीं टूट गया है। तो ये सब इन सब एप्लीकेशंस के लिए अपन 0 स्पीड स्विच का यूज करते हैं, ठीक है। अब अगर अपन इसकी पैरामीटराइजेशन की बात करें तो देखिए ये जो अपना कंट्रोलर है, ये मैंने बताया था आपको पीएनडीएफ का जो है, पीएनडीएफ का KFU8DW1.D है, ठीक है। ये देखिए ये अपने पास में कंट्रोलर है, ठीक है। अब जो इसमें रहता है सबसे पहले इसके पैरामीटर में इसमें 4 बटन दिए रहते हैं, मोड, एंटर, प्लस और माइनस, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले इसमें एंटर होने के लिए मोड और प्लस को अपन एक साथ प्रेस करेंगे तो ये आ गया फंक्शन पर, है ना। अब फंक्शन पे आ गया तो फिर अपन
ये पल्स रहेगा, प्लस को दबाएंगे तो डिक्रीज 1 U O, ये सब इसके पैरामीटर हैं, ठीक है। तो फंक्शन में मैं सबसे पहले जाऊंगा, फंक्शन में एंटर करूंगा, 1 मिनट। ठीक है दोस्तों, तो इसके पैरामीटराइजेशन की अपन बात करते हैं। तो इसमें जो 4 बटन है, तो मोड और प्लस में अपन इसके पैरामीटर के अंदर जाते हैं, तो दोनों को एक साथ प्लस करना रहता है, एंटर प्रेस करना रहता है मोड और प्लस को। अब सबसे पहले इसमें दिखा रहा है फंक्शन, ठीक है। तो फंक्शन का क्या मतलब है? फंक्शन इसमें आपको 0 और 1 मिलेगा। दैट मीन्स आपको इसको फ्रीक्वेंसी मोड में चलाना है या फिर आरपीएम मोड में चलाना है, उसके लिए फंक्शन रहता है। जैसे इस पे आप एंटर करोगे, एंटर नहीं करना, अगर इसके अंदर कुछ नया आपको तो वापस मोड को प्रेस करना पड़ेगा। देखिए इसमें 2 फंक्शन है, 1 फंक्शन और 0 फंक्शन। ये 0 अपना आरपीएम के लिए हो गया और 1 अपना फ्रीक्वेंसी मोड के लिए हो गया, ठीक है। अगर मेरे को इसको आरपीएम मोड पे डालना है तो इसको 0 करके मैं एंटर कर दूंगा, अदरवाइज इसको फ्रीक्वेंसी मोड के लिए 1 रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए प्लस आप प्रेस करिए, तो इसमें दिखाता है पल्सेस, ठीक है। तो जो आपके सामने जो प्रॉक्सी को जो सेंस करेगा, तो सेंस करने के लिए उसके सामने कितने टारगेट लगे हुए हैं। सपोज करिए आपने प्लस टाइप का कोई टारगेट लगा हुआ है, तो प्लस टाइप के टारगेट में आपको एक रिवॉल्यूशन में 4 पल्सेस मिलेगी, ठीक है। और अगर आपने माइनस टाइप का कोई टारगेट लगाया हुआ है तो एक रिवॉल्यूशन में उसको 2 पल्सेस मिलेगी। तो यहां पर अपन वो डालते हैं कि आपका जो प्रोक्सिमिटी के सामने जो आपने टारगेट लगाया है, उसमें एक रिवॉल्यूशन में तो प्रोक्सिमिटी को कितने पल्स मिलेंगे, वो डेटा अपन यहाँ एंटर करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर अगर 2 एंटर है, दैट मीन्स क्या है कि एक रिवॉल्यूशन में मेरे को प्रोक्सिमिटी को 2 पल्स मिलेगा, ठीक है। वो चीज यहाँ डालनी रहती है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो डिस्प्ले डेसिमल का मतलब है जो आपके आउटर जो बाहर की डिस्प्ले है, उसमें आपको पॉइंट के बाद 1 डिजिट शो करनी है, 2 डिजिट शो करनी है, 3 डिजिट शो करनी है, तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है ना। इसमें भी एंटर होने के लिए 1, ये ठीक है, 1 मिनट। इसमें भी जैसे 1 से ऊपर नहीं आएगा, 0 चाहिए या फिर 1 चाहिए, या फिर आगे बढ़ाना है तो इससे बढ़ा सकते हैं अपन, ठीक है। पॉइंट के बाद आपको कितना डिजिट चाहिए वो अपन यहाँ पर डाल सकते हैं। नेक्स्ट है अपना अंडर रेंज, ठीक है। अंडर रेंज का मतलब ये है कि जब मेरा इक्विपमेंट चलना स्टार्ट हुआ और चलने के बाद में एक जो मैं इसमें जितना मेरा इसमें आरपीएम सेट कर रखा है, उतने आरपीएम पे ये मेरा एक्टिवेट हो गया, ठीक है। सपोज करिए मैंने 100 आरपीएम इसमें सेट किया, ठीक है। 100 आरपीएम पे ये सेट हो गया, ठीक है। तो वापस जब ये 0 कितने पे होएगा, उसके लिए मैं अंडर रेंज डालूंगा। मतलब अंडर रेंज मतलब कि इस वैल्यू के नीचे जाते ही, पल्स नीचे जाते ही ये मेरा आउटपुट 0 कर देगा, ठीक है। तो वो अपन यहाँ पर एंटर कर सकते हैं मोड में जाके। अभी मैंने जैसे 50 हर्ट्ज डाला हुआ है, तो 50 हर्ट्ज जो है इसका 50 हर्ट्ज के नीचे आते ही ये आउटपुट निकालना बंद कर देगा, ठीक है। और नेक्स्ट है अपना, जैसे अगर मैं आगे की बात करूं तो ओवर रेंज वो वैल्यू होती है जिसपे कि मेरे को कंट्रोलर को स्विचिंग करानी होती है। दैट मीन्स कंट्रोलर को आउटपुट जनरेट कराना होता है। ओवर रेंज मतलब कि इक्विपमेंट मेरा इस जो वैल्यू डली हुई है उससे ऊपर उसका आरपीएम चला गया है। जितना अपन ने मिनिमम आरपीएम सेट कर रखा है उससे आगे, उससे अबव इसका आरपीएम चला गया है, जिससे कि मेरा जो इक्विपमेंट है वो अब अपन देख सकते हैं कि वो चलने लगा है, ठीक है। तो इसमें जो भी है अपन एंटर कर सकते हैं जितना भी, जैसे मैंने इसमें 100 डाला हुआ है। अब मैंने इसमें ओ में 100 डाला हुआ है और यू में 50 डाला हुआ है। दैट मीन्स 100 आरपीएम रीच करते ही मेरा ये स्विचिंग करेगा, मतलब कंट्रोलर आउटपुट निकालना स्टार्ट करेगा, और वापस जब 50 पे आएगा तब ये आउटपुट निकालना बंद करेगा, ठीक है। समझ गए ना। एक बार जब 100 पे जाएगा तो ऑन होएगा, और वापस अगर आरपीएम डाउन होता है तो 50 से डाउन होने पर ये मेरा आउटपुट 0 करेगा। तो इसको आप जरूर नहीं कि 50 और 100 ही रखें, ये आप अपने इक्विपमेंट के ऊपर एक बार आप ये मिनिमम आपको रखना रहता है कि जितने आरपीएम आपका इक्विपमेंट दे रहा है, जो ओ है वो आपको उतना ही रखना रहता है कि मिनिमम आपका जो इक्विपमेंट है वो कितना आरपीएम दे रहा है। तो पहले इसको एक बार सेटअप करके आप इसमें यू और ओ के गार्बेज वैल्यू डाल दीजिए, ठीक है। और आप ऑब्जर्व करिए एक बार कि मेरा जो इक्विपमेंट है वो कितना आरपीएम दे रहा है, उसके हिसाब से आप इसमें ओ और यू सेट करते हैं, ठीक है। अगर आप बिना उसको देखे, बिना मेजर करे, बिना हर्ट्ज या आरपीएम मेजर करे इसमें आप वैल्यू डालोगे तो ये हो सकता है स्विचिंग ना करे। इसलिए इसका बेस्ट तरीका यही है, आप इंस्टॉल करिए, यू और ओ में कोई भी गार्बेज वैल्यू डाल दीजिए और आप एक बार इक्विपमेंट को स्टार्ट करिए, उसको एक बार ऑब्जर्व करिए कि इक्विपमेंट मेरा कितना पल्सेस दे रहा है, उसके हिसाब से आप इसमें
इक्विपमेंट मेरा कितना हर्ट्ज पे चल रहा है, कितना आरपीएम पे चल रहा है, उस हिसाब से आप इसमें ओ और यू डाल दीजिए। ठीक है। नेक्स्ट की अगर बात करें अपन, ये अंडर रेंज हो गया, ये ओवर रेंज हो गया। ये जो फंक्शन है ये है अपना टाइम फंक्शन है। टाइम फंक्शन कैसे कि इसमें क्या है कि जो इसका आगे वाला पैरामीटर है टाइम फंक्शन, ठीक है, इस टाइम फंक्शन में पहले मेरे को सेलेक्ट करना पड़ रहता है कि मेरे को टाइम फंक्शन किसके लिए एक्टिवेट करना है। जैसे कि मेरा रिले का जो ऑन टाइम है, रिले के ऑन टाइम में मैं कुछ डिले करना चाहता हूं क्या। सपोज करिए कि मेरा 100 पल्स मेरे को मिल गया है, फिर मैं उसको 5 सेकंड बाद रिले को मैं ऑपरेट कराऊं, ठीक है, तो उसके लिए इस टाइम फंक्शन में अपन डालते हैं। ठीक है। जैसे कि इसमें है टाइम फंक्शन में 0 पड़ा हुआ है, तो 0 का मतलब है नो टाइम फंक्शन, अभी कोई टाइम फंक्शन सिलेक्ट नहीं है। 1 है तो ऑन टाइम, ऑन डिले, मतलब कि रिले का जो आउटपुट है अगर आप उसको डिले कराना चाहते हो तो इसमें आप 1 डालोगे। ठीक है। ऐसे 2 है, 2 का मतलब हो गया आपका ऑफ डिले। अब वैसे ही अगर रिले को ऑफ कराना चाह रहे हो तो उसमें आपको कितना ऑफ कराना चाह रहे हो तो उसमें मेरे को डिले चाहिए। ठीक है। तो यहां पर इस टाइम फंक्शन में पहले अपन डालेंगे कि मेरे को किस चीज के लिए टाइम चाहिए। जैसे 0 से 9 तक रहता है, तो 0 में मैंने आपको बता दिया कि कोई टाइम फंक्शन सेट नहीं किया मैंने। 1 में मेरा ऑन डिले हो गया, 2 में मेरा ऑफ डिले हो गया, 3 में मेरा डिफाइन ऑन टाइम। 3 अगर मैं सेलेक्ट करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा कि मेरा अगर रिले एक बार मेरा एक्टिवेट हो गया तो मैं उसको कितने देर तक होल्ड करना चाहता हूं, चाहे मेरा इक्विपमेंट बंद हो जाए पर वो कितने टाइम तक होल्ड रहेगी, उसके लिए 3 यूज करूंगा। 4 में यूज करूंगा पल्स एक्सटेंशन के लिए कि जो पल्स मिल रही है वो मेरा जैसे पल्स आए तो 2 सेकंड तक होल्ड रहे, है ना, फिर नेक्स्ट पल्स आए तो फिर वापस 2 सेकंड के लिए होल्ड रहे या 3 सेकंड के लिए होल्ड रहे, जो भी चीज हो वो मैं यहां डालूंगा। 5 मेरा हो गया नो टाइम फंक्शन इंटरवल इन्वर्टेड, 1 मिनट, नो टाइमर फंक्शन इन्वर्टेड। ठीक है। ऐसे ही जैसे 5 हो गया नो टाइम फंक्शन इन्वर्टेड, 6 हो गया ऑन डिले इन्वर्टेड, 7 हो गया ऑफ डिले इन्वर्टेड, 8 हो गया डिफाइन ऑन टाइम इन्वर्टेड और 9 हो गया पल्स एक्सटेंशन इन्वर्टेड। दैट मीन्स 0 से 4 में जो अपन ने पॉजिटिव वे के लिए देखा था वही अभी क्या हो जाएगा 5 से 9 में इन्वर्टेड, मतलब उसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो इसमें मैं वापस 0 सेट कर देता हूं कि मेरे को कोई टाइम बेस नहीं चाहिए, कोई टाइम फंक्शन नहीं चाहिए। इसको मैंने एंटर किया। अब जो मैं टाइम फंक्शन सेट करूंगा उसके लिए ये अपन यहां पर डालते हैं, टाइमर फंक्शन यहां डालते हैं ना, टाइमर फंक्शन टाइमिंग यहां डालते हैं, टाइम बेस फॉर टाइमिंग फंक्शन, उसके लिए TREL का यूज करते हैं। और फिर टाइम फंक्शन अपन को जो अपन को सिलेक्ट करना था जिसके लिए अपन को टाइम यूज करना है वो है ये। नेक्स्ट है मेरा स्टार्टअप ओवरराइड। स्टार्टअप ओवरराइड क्या होता है? स्टार्टअप ओवरराइड होता है कि सपोज करिए कि मेरा बेल्ट चलने में 30 सेकंड लेता है या 40 सेकंड लेता है ना, तो स्टार्टिंग के 40 सेकंड में दिखाऊंगा कि मेरा जो कंट्रोलर है स्टार्टिंग के 40 सेकंड आउटपुट देगा, ठीक है, या 20 सेकंड आउटपुट देगा। तो वो टाइमिंग में यहां डालता हूं कि मेरा जैसे ही मैं कंट्रोलर को पावर ऑन करूं तो वो 20 सेकंड के लिए या जो भी मैं इसमें टाइम डालूंगा उतने टाइम के लिए ये मेरा आउटपुट ऑन रखे। ठीक है। उसके बाद फिर वो अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट मूवमेंट बिहेव करे। पर एट द स्टार्टिंग ये 20 सेकंड जो भी इसमें टाइम डालूंगा 30 सेकंड उसके हिसाब से ये आउटपुट ऑन रखे। ठीक है। नेक्स्ट है डिस्प्ले रेट। डिस्प्ले रेट अगर बात करें तो इसमें है कि इन ऑर्डर टू इंश्योर गुड रीडेबिलिटी ऑफ द डिस्प्ले दैट टाइम टेकन टू इंडिकेट द करंट मेजर्ड वैल्यू इन द डिस्प्ले कैन बी सिलेक्टेड बिटवीन 0.01 सेकंड एंड 0.5 सेकंड। दैट मीन्स कि कोई भी अपन पैरामीटर जो इसमें चेंज हो रहा है वो आपका कितने टाइम बाद आपको चेंज चाहिए तो वो डिस्प्ले पे कितने टाइम बाद डिस्प्ले पे शो करना है उसके लिए ये डिस्प्ले रेट रहता है। तो दोस्तों इसके ये बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसके द्वारा हम जेडएसएस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो जैसे अभी इसमें मैं अगर बाहर आ जाऊं, ये मैं बाहर आ गया हूं, ठीक है। अभी मैंने इसमें 100 सेट कर रखा था, तो देखिए 100 से जैसे ऊपर गया तो मेरा रिले एक्टिवेट हो गया। अब जैसे 50 से कहा डाउन होगा तो मेरा रिले डी एनर्जाइज हो गया। ठीक है। इसका मैं थोड़ा टाइम बढ़ा के भी आपको दिखाता हूं। 1 मिनट देखिए, फंक्शन ओ को मैं बढ़ाता हूं। ओ मेरा पहले रखा हुआ था 100 ना, इसको मैं बढ़ाता हूं 200। ठीक है। 200 मैंने किया और यू को कर देता हूं मैं 10। ओके, मतलब 10 से कम जाते ही मेरा ये 0 देगा और 200 के ऊपर जाते ही मेरा ये आउट होने के लिए प्लस और एंटर का यूज करते हैं। इन दोनों को एक साथ प्रेस करना रहता है। ठीक है। अब देखिए 210 और 200 मैंने डाला है, दैट मीन्स
200 पे मेरा रिले एनर्जाइजर कंट्रोलर आउटपुट देगा और 10 के बाद में 0 करेगा। अभी नहीं आ रहा तो मेरे को पल्स थोड़ा इसका बढ़ाना पड़ेगा कि मेरे इतने पल्स लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये पल्स का काउंट मैं थोड़ा बढ़ा देता हूँ। सपोज करें मेरे 4 टारगेट लगे हुए हैं, 4 पे होगा 1 पे होगा, हाँ ठीक है। जैसे कि नहीं पल्स को आपको और कम करना पड़ेगा, टाइम को सॉरी उसको पल्स को और कम करना पड़ेगा कि आपका टारगेट एक ही लगा हुआ है ना। 1 टारगेट इसको करना पड़ेगा, एंटर। अब देखिए अब 200 के ऊपर जाएगा ये, देखिए ना ये 200 के ऊपर जाते ही सेंस किया। अब जैसे 10 से कम जाएगा तब मेरा रिले डी एनर्जाइज होएगा। अब 8 16 15 14 13 12 11 10 9 ओके। और जैसे ही मेरा ये 200 के ऊपर जाएगा तब मेरा ये एनर्जाइज जाएगा, ये देखिए ठीक है। अब मैं अगर इसके आउटपुट की बात करूं तो जो आउटपुट अपन ने देखा था वो था 12 पे कॉमन है और 11 पे एनसी है ना। तो वह 11-12 पे लगाइए, ये देखिए। अभी इसमें को मैंने कंटिन्यूटी मोड पे लगाया है 11 और 12 ना, कंटिन्यूस एनसी देगा। अभी देखिए कंटिन्यूस एनसी दे रहा है। अब जैसे ही मैं इस रिले क्योंकि ये एनसी था 11-12 पे एनसी है और 12 और 10 पे एनओ है, देखिए जैसे रिले हुआ ये ओपन लूप हो गया। और वापस जब ये 10 के नीचे आएगा तो ये वापस एनसी हो जाएगा। ये देखिए ठीक है दोस्तों। तो ये था आज आपका अपना सेशन जेडएसएस के ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए सेंसर के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।